प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं राजश्री अवस्थी शुक्ला, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोमती नगर लखनऊ से आपके लिए ये इतिहास विषय, भारतीय इतिहास के कुछ विषयों में से पहला अध्याय लेकर के आई हूँ। और इस अध्याय का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। तो इस ईंटें, मनके और अस्थियां इस अध्याय में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हमारे अध्ययन का क्षेत्र रहेगा कि ये हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसका उदय कब हुआ, इसका विस्तार कहां तक था और इसकी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन इस समय उन लोगों का कैसा था। तो सबसे पहले हम लोग उदय की बात करते हैं। तो कोई भी सभ्यता या संस्कृति जब उदय होती है तो वो अचानक से प्रकाश में नहीं आती है, क्रमशः उसका धीरे धीरे विकास होता है। तो जो हड़प्पा का जो मुख्य फेज जिसको हम कहते हैं उन्नत हड़प्पा काल, उससे पहले भी वहां पर संस्कृतियां थी जिसको कि पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा गया, संस्कृतियां कहा गया, और इसके पश्चात जो संस्कृतियां थी उनको परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां कहा गया। तो एक प्रकार से ये जो लूप होता है, अगर ऐसे हम देखें तो यहाँ पर ये हमारी पूर्ववर्ती हड़प्पा संस्कृतियां हैं और ये परवर्ती हड़प्पा सभ्यता हैं, और ये जो पूरी संस्कृति है यह उन्नति काल हमारा हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष का काल रहा है। इसका विस्तार की बात करेंगे हम लोग इसमें, और इसके जीवन के बारे में बात करेंगे। जीवन के हर पहलू के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी खोज कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, पुरातत्व विज्ञान का इसमें क्या योगदान रहा, इसका विस्तार कहां तक था और इसका नामकरण क्या हुआ, क्यों हुआ। खोज सर्वप्रथम 8वीं शताब्दी में इन क्षेत्रों से कुछ ऊंचे ऊंचे टीलों से ईंटों की प्राप्ति हुई, जिसमें लोगों ने अपने घरों मकानों को बनाने में प्रयोग कर लिया। फिर जब 1856 के बाद रेलवे लाइन पड़ी तो इन ईंटों का प्रयोग उन रेलवे लाइन को बनाने में कर लिया गया। बाद में जब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई, उसके पश्चात यहाँ पर क्रमशः एक पुरानी सभ्यता का पता चला, जिसको एक क्रम से उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से वहां पर उत्खनन करवाया और इस सभ्यता को प्रकाश में लाया गया। तो सर्वप्रथम 1921 में इस हड़प्पा क्षेत्र का पता चला, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि पुरातत्व विज्ञान में यह नियम है कि जिस स्थान से पहली बार कोई भी अवशेष प्राप्त होगा, पुरावशेष प्राप्त होगा, और उसके पश्चात दूसरे क्षेत्रों से भी, चाहे वो कितनी भी दूर हो, अगर समान पुरा संस्कृतियां, पुरावशेष प्राप्त होते हैं तो उनको पहले स्थान के नाम पे ही उनका नामकरण किया जाता है, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति कहा गया। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो, जो कि एक दूसरा विशाल नगर था, इसका उत्खनन हुआ। यहाँ पर इसके बारे में पता चला हड़प्पा के जो भी पुरावशेष थे बहुत ज्यादा संरक्षित नहीं रह गए थे, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें इंटरफेयर किया था, जबकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बनिस्बत काफी सुरक्षित, वहां से हमको पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व विज्ञान पुराने जो वस्तु, आभूषण या जो भी सामग्री हमको प्राप्त होती है उसका एक क्रमबद्ध निश्चित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जब उसका अध्ययन किया जाता है तो यह पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। और इसी में पुरावशेष, चाहे वो आभूषण हो, मनके हो या अस्थियां हो, बर्तन हो, कलाकृतियां हो, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो उसी के माध्यम से हम अपने इतिहास का पुनर्निर्माण कर पाते हैं कि उस समय लोग कैसे रहते होंगे, क्या खाते पीते होंगे, क्या पहनते होंगे और उनका सामाजिक जीवन कैसा रहता होगा। इसका विस्तार, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं कि यह हमारे भारत के उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। अविभाजित भारत के पूरे उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में यह विकास हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये पूरा क्षेत्र आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है, जो कि लगभग त्रिभुजाकार है। यहां देखिएगा आप, ये इसका पश्चिम पॉइंट है, सुतका गेंडोर, यहां से लेकर के ये मांडा, जो कि कश्मीर में इसका प्रमुख क्षेत्र है, और कश्मीर से लेकर के यहां भगतराव, दायमाबाद, और फिर ये देखिए पूरा एक त्रिभुजाकार क्षेत्र लगभग हमको मिल रहा है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और इतनी दूरी होने के बावजूद यहाँ से जो भी सामग्री मिली है उसमें बहुत ही ज्यादा समानता है। सब एक जैसे बर्तन हैं, एक जैसे बनाने की उनकी मनके की फैक्ट्रियां हैं, सारी चीजें लगभग हमको एक जैसी ही उस पर प्राप्त होती हैं। तो इसका विस्तार अब के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में है। नामकरण,
तो इसमें हमने पहला नाम लिया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि जैसा आपको बताया हमने पुरातत्व में पहले स्थान पर जो वस्तु प्राप्त होती है उसी के नाम पे होता है। दूसरा हमने कहा सिंधु घाटी की सभ्यता, ये हमारी सिंधु नदी है। इस सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो हैं उनके पास में ही ज्यादातर क्षेत्र मिले हैं, इस वजह से इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। इसके अलावा इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसमें कांस्य धातु की प्रमुखता है, इसलिए। जबकि लोहा भी है और भी लोहा नहीं है, सोना है और भी धातुएं हैं, लेकिन लोहा नहीं है। ये लोग लोहे से बिल्कुल अपरिचित हैं। तो कांस्य की बहुत ज्यादा बहुतायत के कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसके हम प्रमुख जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखेंगे, विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले इसके देखेंगे कि एक नगरीकरण है। नगर हमको यहाँ पर नगरीय संरचना प्राप्त होती है। तो नगर निर्माण योजना में जो पहला क्षेत्र है वो हमारा दुर्ग और नगर है। पूरा जो नगर है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग ऊंचे टीले पर बना हुआ है जिसको दुर्ग कहा गया है, और जो बनिस्बत थोड़ा निचाई पे है और वो बड़ा क्षेत्र है उसको नगर कहा गया, जिसमें सामान्य लोग रहते होंगे। ऐसा माना गया कि जो ये दुर्ग का क्षेत्र है यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग रहता होगा, और जो नगर है उसमें सामान्य जीवन जीने वाले लोग रहते होंगे। और एक ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये पूरा जो दुर्ग है वो एक प्राचीर से घिरा हुआ है। पूरा नगर और दुर्ग, जिसको आगे हम देखेंगे, पूरा एक प्राचीर से घिरा हुआ रहता है। दूसरी इसकी प्रमुख जो विशेषता है वो है भवन निर्माण योजना। भवन एक निश्चित क्रम से बनाए गए हैं, उनमें जो विशेषताएं हैं उनकी कि वो पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं, उनका एक निश्चित क्रम है। सड़कें हैं उनकी क्रम से विभाजित हैं, और वो आयताकार मकान बने हुए हैं। और उसमें क्या क्या खासियत है इसको आगे देखते हैं। इसी में आता है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, जो कि ऐसा माना जाता है कि सार्वजनिक कोई महत्व के अवसर पर यहाँ पर सब लोग स्नान करने के लिए आते होंगे, जैसा कि आज भी होता है। कोई भी पवित्र त्योहार होता है उसमें सब लोग पवित्र जल में स्नान करने की, या गंगा जल में, या कैसे भी, तो वैसा ही कुछ मान्यता उनकी रही होगी, तो इसीलिए सार्वजनिक स्नानागार मिला है। विशाल अन्नागार, ये उनके व्यापारिक स्तर को दिखाता है कि ना केवल देशीय बल्कि विदेशी व्यापार भी ये लोग करते थे। बड़ा सा हमको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों स्थानों से विशाल अन्नागार मिले हैं, और इन अन्नागारों में अन्न को रखने की, कोठार में, गोदाम में सामान रखने की पूरी जगह थी, और इसके साथ में कमरे बने हुए थे जिसमें कि कारीगरों को या जो मजदूर हैं कृषि मजदूरों को रहने की भी वहां पर स्थान मिला था। और ये नदी के किनारे हैं ताकि जल व्यापार से भी इनका आसानी रहे। और जो सार्वजनिक भवन है जिसको कि एक सभागृह माना जा सकता है, जो कि स्तंभों पर बने हुए हैं, ऐसा एक संरचना मिली है जो कि पूर्ण नहीं है, खंडित है। आगे हम लोग देखेंगे तो ये आपको हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा है वो तो थोड़ा सा बेतरतीब हो चुका है, लेकिन ये मोहनजोदड़ो का पूरा नगर की रूपरेखा है। यहाँ हम लोग देखेंगे तो ये दुर्ग है, पश्चिम के क्षेत्र में दुर्ग है, और ये पूर्वी क्षेत्र में जो ये सामान्य नगर है। इस दुर्ग की फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे विस्तार से इसको। तो ये हमारा अन्नागार मिलता है, ये हमारा स्नानागार है, और यहाँ पे ये सार्वजनिक भवन है। तो इस प्रकार से ये पूरी दुर्ग की संरचना है, जो कि थोड़ा ऊंचाई पे ईंटों से बना करके उस ऊंचे स्तर पर वहां पर इसको निर्माण किया गया। और ये निचले स्तर पर जो नगर है वहां पर शवाधान के लिए पूरा एक एरिया अलग था। और ऐसे ही ये जो ये बने हैं, ये मकान हैं जो कि एक क्रम से बने हुए हैं, निश्चित क्रम से इनका निर्माण किया गया है। तो इनकी पहचान जो हमने आपको बताई, सबसे पहले सड़कें जो हैं वो समकोण पर एक दूसरे को काट रही हैं। छोटे गलियों से लेकर के बड़े बड़े राजमार्ग तक प्राप्त हुए हैं। 3 फीट से लेकर के 33 फीट तक की वहां पे गलियां प्राप्त हुई हैं, जो कि समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं इस प्रकार से। और फिर अंदर पतली गलियां हैं, और यहां जाकर के मकानों का निर्माण हुआ है। इन मकानों की जो प्रमुख विशेषता है वो है कि एक वर्ग में एक आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए हैं। हर घर में आंगन है, आसपास उसके कमरे बने हुए हैं, और उन कमरों में क्रमशः रहने का कमरा, कुछ कार्य करने का कमरा, और दूसरा एक स्नान गृह अवश्य बना हुआ है, और उस स्नान गृह में कुएं भी अवश्य बने हुए हैं। तो ये इनकी एक दूसरी
खासियत है कि हाइजीन का भी ध्यान रखते हुए, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखते हुए स्नानागार भी घर में ही है, कुआं भी है और उसके अवशेष जल को निकालने के लिए वहां पर नालियां भी हैं। जो ये सफाई व्यवस्था है ये बहुत ही उन्नत प्रकार की मिली है। जो वहां की नालियां मिली हैं, घर से क्रमशः उन नालियों से गंदा पानी निकल करके बड़े नाले में जाता था और वो बड़ा नाला बाहर जाकर के शहर के बाहर डंप कर दिया जाता था। खास बात यह है कि ये नालियां ढकी हुई ईंटों से बनी हुई हैं, पक्की ईंटों से बनी है और उसके ऊपर ढका हुआ भी है और कुछ कुछ दूरी पर ऐसे मेनहोल टाइप के गड्ढे बने हैं कि उनको हम हटा करके सफाई भी उनकी नियमित की जा सकती रहती होगी और उस जो भी गाद सामग्री वहां से निकलती होगी गंदगी, वो सड़क के किनारे भी उसका अवशेष मिला है। तो ऐसा माना गया कि हमेशा ऐसा नहीं रहा होगा, कुछ रह गया होगा। फिर हम लोग देखते हैं प्रकाश व्यवस्था। तो जो बड़े राजमार्ग हैं उन पर प्रकाश की व्यवस्था भी थी, कुछ स्तंभ रहते होंगे उनके ऊपर, दिन या रात के लिए ऐसा प्रकाश व्यवस्था की गई होगी। जल निकास प्रणाली जो हमने आपको बताया कि ढकी हुई नालियां हैं और सारा जल जो अवशेष गंदा जल है वो कैसे नगर से बाहर निकल करके एक जगह पे उसको डंप कर दिया जाता था। अब यहाँ देखेंगे हम इन लोगों का आर्थिक जीवन। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि की, क्योंकि मुख्यतः यह कृषि पर निर्भर रहता है। व्यक्ति कृषि से ही शुरू होता है, कृषि और पशुपालन। जब मानव ने विकास किया तो सबसे पहले उसने कृषि ही प्रारंभ की, पशुपालन और कृषि। तो कृषि आकर के यहाँ पर इतनी विस्तृत हो गई कि उसने व्यापार का रूप भी ले लिया। कृषि में यहाँ पर गेहूं, जौ और भी तमाम प्रकार के अनाज उपजाए जाते थे, दालें थी, लेकिन यहाँ से चावल के अवशेष बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। उन्नत किस्म के गेहूं और जौ यहाँ से प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा नामक स्थान से हल्के कुंड की जो हल होता है उससे जो रेखा बनाई जाती है खेत में, वहां पर ऐसे दो कुंड मिले हैं, अर्थात कि वहां पर दो फसलें एक साथ उगाई जा सकती होंगी। ऐसी टेक्निक का भी इन्होंने निर्माण कर लिया था। इस प्रकार से बनाते थे भोजन। ये लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। दूध क्योंकि वहां से बैल मिलता है और गोधन के कारण वहां पर गाय अवश्य होगी और गाय और बैल का प्रमाण जो उनकी मोहरों से मिलता है, हमें मोहर यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राप्त हुई हैं, तो उन मोहरों पर जानवरों का अंकन है और उसमें जो बैल बना है उससे हम कृषि से भी उसका कार्य करवाते थे। हल और कृषि के लिए इसमें बैल का प्रयोग करते थे। भोजन में दालें, गेहूं, जौ और बाकी सामान, दूध, दही, इसके अलावा जो भी दुग्ध निर्मित पदार्थ है वो सब खाते रहे होंगे। पशुपालन, जो इनके प्रमुख पशु हैं उनमें आपके बकरी है, मुर्गी है, बहुत सारे और भी है इस प्रकार के, बत्तख, ये सब यहाँ पर हमको पशु मिलते हैं जो कि इन्होंने पाले हैं। कुत्ता भी है। बांडा में एक जगह पर ऐसा शवाधान मिला है जहां पर कुत्ता भी शव के साथ दफनाया गया है। तो यानी कुत्ता भी इतना प्रिय और अपना पालतू रहा होगा। जंगली पशुओं में हमको जो प्रमाण है वो सारे मोहरों से ही प्राप्त होते हैं, जिसमें कि हाथी है और हाथी, हिरन, बाघ, गेंडा, बहुत प्रकार के और हमें जीव जंतु यहाँ पर दिखाई देते हैं, नाग है। तो ये सब जो जंगली पशु हैं इनका हम धार्मिक जीवन में भी प्रयोग वो देखेंगे इनका महत्व। तो ये जंगली पशु हो गए। धातुएं, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांसे की महत्ता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सोना बहुत बहुमूल्य उस समय नहीं था। सोना ज्यादातर मिला है, सब जगहों से मिला है और सोना चांदी, लेकिन यहाँ पर लोहा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो बहुमूल्य पत्थर है विदेशों से आयात किए जाते थे, उनमें जैस्पर और लाजवर्त मणि और बहुत सारी और कार्निलियन मणि, मन के जो लाल रंग के होते हैं, उस प्रकार की बहुत सारी सामग्री इन धातुओं में और मनकों में प्राप्त हुई है। व्यापार, जैसा बताया हमने कि देशी और विदेशी दोनों व्यापार होते थे। जल मार्ग से भी होता था, स्थल मार्ग से भी होता था। और जल मार्ग का होने का मतलब है विदेशी व्यापार जल मार्ग से, अर्थात कोई ना कोई बंदरगाह रहा होगा और ये बंदरगाह हमको गुजरात के लोथल नामक स्थान से प्राप्त होता है। पूरी बंदरगाह की संरचना है और वहां से फारस तक की खाड़ी में यहाँ का व्यापार होता था। वहां पर हमको मेसोपोटामिया की सभ्यता में दिलमुन और माकन नाम के दो स्थानों का प्राप्त हुआ है। वहां से हड़प्पाई मोहरों की प्रचुरता से उपलब्धता हुई है वहां पर, और वहां पर उसको सिंधु सभ्यता को मेलुहा नाम से जाना गया है। इसके आगे हम लोग देखते हैं तो बड़े बड़े शिप्स में, बड़े बड़े नावों में या जहाजों में ये सामान यहाँ से जाता होगा, क्योंकि इनकी मोहरों में नाव का प्रमाण मिला है और ये नाव के ऊपर एक पक्षी भी बैठा हुआ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दिशा के लिए उसमें एक चित्र बनाए रहते हैं कि हवा की दिशा पता चलेगी और वैसे भी दिशा पता चलेगी, तो पूरा नाव के चित्र का अंकन है।
फिर हम लोग देखते हैं माप तौल। ये एक इनका अपना आविष्कार था जो इन्होंने किया था कि बाट बनाए थे, छोटे छोटे से जो हम लोग अपने सामान तौलते हैं उसके लिए एक निश्चित पैमाने पर इन्होंने बाट बनाए थे, जो कि बहुत दिनों तक ये अब प्रचलित रहे। इनके बाट 1, 2, 4, 8, 16 इस पैमाने पर बने हुए थे और ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। ऐसे ही बाट का काफी दिनों तक का प्रचलन बना रहा है और अभी भी हम लोग कहते हैं ना कि 1 रुपए में कितना 16 आने सच, तो ये उसी क्रम में ही ये इनका माप तौल इनका रहता होगा। पैमाने हैं, बटखरे हैं, स्केल है, शंख का बना हुआ, सीप का बना हुआ एक स्केल प्राप्त हुआ है, तो इससे कि माप तौल भी इनके यहाँ काफी अच्छे से इस पर इन्होंने वर्क किया था। मोहरे, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मोहरे सेल खड़ी की बनी हुई है, मुलायम पत्थर होता है जिसको कि उकेर करके उस पे ये चित्र बनाए गए और वो मोहरे बनाई गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं मनके। ये व्यापार में ये मनके बनाने, छोटे छोटे मनके हैं, ये सेलखड़ी के हो सकते हैं, किसी भी धातु के हो सकते हैं, सोने से कवर्ड हो सकते हैं, जैस्पर के हैं, कार्निलियन के हैं, किसी भी उसकी चीज के हो सकते हैं। ये उसको मनके को बनाने का औजार है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये एक मोहर दिखाई दे रही है। ये मोहर कैसी है? व्यापारिक मोहर है। व्यापार में जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई वस्तु जाती है तो आज भी हम लोग उसको सील करते हैं, लाख से उस पर अपना कोई राजकीय चिन्ह अंकित करते हैं। तो यहाँ पर ये जो मुहर बनाई गई, ये उस व्यापारिक श्रेणी की अपनी मुहर रही होगी, उस पर उन्होंने वो चित्र अंकन किया होगा और वो क्योंकि सामान सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके, इसके लिए इन मोहरों का प्रयोग किया जाता रहा। तो इन मोहरों में हमको बहुत सारे जानवरों का अंकन मिलता है और ये पशु जो है ये सिर्फ एक नहीं है, मिश्रित पशु भी हैं। एक यहाँ पर 3D इमेज टाइप की मिली है कि उस पशु के 3 मुख हैं, एक ऐसे, ऐसे और ऐसे, पूरा पशु यहाँ पर ऐसे बना हुआ है। तो ये 3D में भी बना हुआ, मतलब इनकी जो कला है वो इतनी उत्कृष्ट है। एक श्रृंगी जानवर का यहाँ पे बहुत सबसे पहले जो मिला था मुद्रा मुहर मिली थी, वो एक श्रृंगी जानवर की थी जिसमें कि एक सींग उसका बना हुआ था और उस पर कुछ ऊपर लिखा हुआ था। वो लिपि जो है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में भी रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है, इतिहास से तुरंत पहले का काल, कि उसमें मानव ने इतना विकास करके अपना लिपि सृजित कर ली है, लेकिन वो आज का मानव उस लिपि को पढ़ नहीं सकता। तो उनकी जो लिपि है वो उन मोहरों पे हमको मिलती है। एक स्थान से हमको बहुत बड़ा एक पट्ट मिला है जिस पर कि काफी सारे चित्रों का अंकन है, वो मोहरों की लिपियों का, उसमें लिपि के उन अक्षरों का प्रयोग किया गया है जिसको हम आगे देखेंगे। सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो किस प्रकार का इनका जीवन स्तर था। धातुओं के प्रयोग से और बाकी सामग्री के प्रयोग से पता चलता है कि ये लोग सामान्य जीवन भी व्यतीत करते थे और जो प्रशासनिक वर्ग के थे वो कुछ बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करते थे। वहां से एक फयांस, एक वस्तु मिली है, फयांस से निर्मित छोटी छोटी शीशियां, वो संभवतः सुगंधित द्रव्य रखते होंगे। फयांस से घिसी हुई रेत, बालू, उसके मिश्रण से, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से वो बना रहा होगा और उसमें सुगंधित द्रव्य रखते होंगे, या और वो थोड़ा सा महंगा है। तो ये महंगी वस्तुएं हमको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 ही स्थानों से मिलती हैं, बाकी जो थोड़े से कम विकसित क्षेत्र हैं वहां से कम मिलती हैं। जीवन स्तर इनका वहां काफी उन्नत रहा क्योंकि देशी और विदेशी दोनों व्यापार होते थे। आभूषण, बहुत सारे आभूषण मिले हैं। इन आभूषणों में कंठहार है, सिर पर सजाने वाला मुकुट टाइप का भी है, कंगन है, बालियां हैं, दर्पण है, मनके की माला तो बहुत ही ज्यादा हैं और भी बहुत सारी चीजें यहाँ से हमको आभूषणों के रूप में प्रयोग हुई मिलती हैं। और ये जो आभूषण है वो स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रयोग करते थे। कैसे पता चला? शवाधान से। दोनों ही शवाधान में हमको स्त्री और पुरुष दोनों के ही शवों पर आभूषण मिले हैं। चलिए वेश विन्यास की बात कर लेते हैं। तो इनके यहाँ सूती, ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र प्रयोग किए जाते रहे होंगे। इनका प्रमाण तो अभी नहीं मिला है क्योंकि वास्तव में कपड़ा तो गल गया जमीन के अंदर, लेकिन जो उसकी छाप हमको मिट्टी में मिली है उसको देख करके पता चला कि सबसे पहले कपास भी यहीं पर उपजाई गई और फिर यहीं से आगे बढ़ी। और सूती वस्त्रों में, क्योंकि यहाँ पर जो एक मूर्ति मिली है जिसको कि पुरोहित राजा की मूर्ति बोला जाता है, उसमें उस कला को हम लोग देखेंगे आगे अभी कि किस प्रकार से उसको उसमें चित्रण का अंकन किया गया। कढ़ाई वगैरह जो भी है काफी अच्छे से होती थी। ये लोग सुई धागे से परिचित थे और उसका वस्त्रों को निर्माण करते थे। गृहपात्र,
खाना बनाने के बर्तन अलग थे और शवाधान के बर्तन अलग थे। बनाने के पात्र, घर की संख्या, जितने भी लोगों के सदस्य की संख्या रहती होगी उस हिसाब से उनके खाना पकाने के पात्र थे। और ये जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस पॉटरी में एक विशेषता क्या है कि ये चित्रित है, इस पर विभिन्न प्रकार के चित्रों का अंकन किया गया है। सारे ही जो भी हमको वहां से मृत पात्र, मिट्टी के, पक्की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उन सब पर ही इस प्रकार का चित्रण दिखाई देता है। खिलौने, खिलौने आप सब जानते ही हैं बेटा, खिलौने क्यों होते हैं? बड़ी वस्तुओं को छोटे बच्चों को समझाने के लिए हम ला नहीं सकते, तो उसका एक प्रतिरूप या मॉडल उन बच्चों को दिखाया जाता है कि वो उस वस्तु से परिचित हो सके। इसी प्रकार के हमको यहाँ पर बहुत सारे खिलौने मिलते हैं। वो एक छोटा सा बंदर भी है, कुत्ता भी है, बैलगाड़ी भी है, बहुत सारे और खिलौने यहाँ से हमको मिले हैं। मनोविनोद के लिए आपस में ये लोग शिकार भी खेलते थे, क्योंकि आखेटक ग्रुप है वहां पर, क्योंकि हमें पक्षियों के और मछलियों के वहां पर से अवशेष मिले हैं, तो आखेट भी करते होंगे, सार्वजनिक कोई ना कोई उत्सव मनाते होंगे इस प्रकार से। और खेल खिलौने, पासा मिला है, यानी कि कोई द्युत जैसा भी कोई यहाँ पर खेल रहा होगा। अस्त्र शस्त्र, जो भी इनके औजार हैं, कृषि से संबंधित एक औजार हैं और दूसरा इनके युद्ध से संबंधित औजार हैं। तो जो कृषि के औजार हैं वो ज्यादा तो नहीं, कांसे का हल इस प्रकार से मिला है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में हमको प्राप्त नहीं हुआ है। शवाधान पात्र, जैसे हमने अभी बात की कि घर में खाना बनाने के बर्तन अलग थे, लेकिन ये शवाधान पात्र क्या थे, ये आपके मन में जरूर विचार आया होगा। तो शवाधान, जब व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात उस मृतक को दफनाया जाता है, तो ऐसा इन लोगों का विचार था कि उसके बाद भी जीवन है, तो उस जीवन में जो प्रयोग करेंगे, जो अपनी प्रिय वस्तुएं हैं वो लेकर के जाएंगे, तो उन बर्तनों में वो सारा सामान भर के उसके पास रख दिया जाता था और फिर उसको दफनाया जाता था। कुछ याद आया? ऐसा ही मिस्र के पिरामिडों में होता है, जहां जो हमको मिले हैं, जहां पर बड़े बड़े राजाओं को दफनाया गया और उनके साथ साथ उनकी सारी प्रिय वस्तुओं को दफनाया गया है। अब हम लोग धार्मिक जीवन की बात कर लेते हैं। ये मातृ देवी की मूर्ति मिली है, बहुत ज्यादा लेडी फिगराइन वहां से प्राप्त हुए हैं, तो ऐसा माना गया कि वहां पर माता शक्ति की उपासना की गई होगी और ये मातृ देवी। और एक जो दूसरी मोहर मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आज हम लोग शिव से रिलेट कर सकते हैं इसको, कि ये शिव रहे होंगे। एक योगी की मूर्ति है, योग मुद्रा में वो बैठे हैं, आसपास उनके जानवर हैं और इसमें ये हमें पंचमुखी दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आज हमारे शिव पंचमुखी शिव की उपासना की जाती है, तो ऐसा ही योगी का चित्र यहाँ पर। और ये लिखिए लिपि के कुछ अक्षर यहाँ पर हमको इस मोहर में दिखाई दे रहे हैं। पशुओं की पूजा है और वृक्ष, एक यहाँ पर हमको मोहर मिली है जिसमें कि एक स्त्री की योनि से वृक्ष की उत्पत्ति दिखाई दे रही है और पीपल के पत्ते भी हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो प्रकृति की उपासना है, वो प्रकृति देवी हैं जिससे कि सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और वहां पर पीपल के पत्ते, लिंग और योनि पूजा भी वहां पर हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार से सूर्य की पूजा, सूर्य के लिए हमको वहां पर जो चिन्ह मिला है वो है स्वास्तिक। स्वास्तिक की मुहर मिली है, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह जो कि सूर्य की दिशाओं के लिए, पूरी दिशाओं में और सूर्य के प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है, ये स्वास्तिक का चिन्ह वहां से मिला है। नाग पूजा, सप्त मातृकाओं और इन नाग मूर्तियों का भी हमें मुहर में अंकन दिखाई देता है। राजनीतिक जीवन में ये देखिए, जिस हम पुरोहित राजा की बात कर रहे थे, ये वो पुरोहित राजा है और इसके वस्त्रों को देखिए जो कि दाहिने कंधे से बाएं कंधे की ओर जा रहा है, इस पर पुष्प बने हुए हैं और माथे पर इनके एक पट्टी बंधी हुई है, हेडगियर बंधा हुआ है और मुंह पर दाढ़ी भी है जो कि बिल्कुल क्रम से कटी हुई है, एकदम अच्छे से बने हुए हैं। तो ऐसा पूरा शहर जो बना है, जो एक निश्चित नियम से बना है, तो उसको देख करके ऐसा जरूर लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई राजा या प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। लिपि इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण हमने बताई, लिपियों में 375 से 400 हमें अक्षर मिले हैं। यद्यपि कि उसको पढ़ना अभी संभव नहीं हुआ है, लेकिन इन लिपियों के कुछ अक्षर ये हैं। सभ्यता का पतन, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जैसे जिस प्रकार से उन्नति हुई थी उसी प्रकार उन सब संसाधनों की कमी होती चली गई। कभी बाढ़, कभी महामारी, कभी कोई आक्रमण, इस प्रकार से अनेक कारण हुए, कोई भी एक कारण नहीं था। भौगोलिक परिवर्तनों के कारण इन सब में धीरे धीरे गिरावट आई और उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृतियां बनती चली गईं। ये देखिए, ये एक शवाधान का चित्र है, इस पर यहाँ पर और यहाँ गले में आभूषण है, ये इसके पात्र रखे हुए हैं और ये हमारी उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृतियां, जिसको झांकर और झूकर संस्कृतियां कहते हैं, ये यहाँ पर है और यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यानी कि ये संस्कृति पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुई, इसमें धीरे धीरे पराभव इसका हो गया।
तो आज हमने अपने इस अध्याय में जो पूरा पढ़ा, सिंधु सभ्यता का काल पढ़ा, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, यह इसका माना हुआ काल है, जो कि कार्बन डेटिंग के हिसाब से निकला हुआ है। इसका विस्तार पढ़ा, जनजीवन, धार्मिक मान्यताएं, अर्थव्यवस्था और सारे जीवन को हमने यहाँ पर इसका सभ्यता का पराभव भी पढ़ा। अब आपको करना क्या है कि पहली बात तो आप मानचित्र कार्य करेंगे कि ये हमारे मानचित्र, हमारे भारत के मानचित्र में कहां पर ये क्षेत्र है, इनको देखना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं आप लोग अच्छे से समझेंगे और लिखेंगे। अच्छा, आपके आसपास आपके शहर में कोई अगर म्यूजियम हो तो वहां अवश्य जाइएगा, वहां उन सामग्रियों को देखिएगा और फिर देखिएगा आज की वस्तुओं में और उन वस्तुओं में क्या मेल है, क्या बेमेल है, क्या अंतर है। इसको एक सूची बनाइएगा और इसमें पूरा हम लोग एक प्रकार से फिर से इतिहास का पुनर्निर्माण करेंगे और फिर मिलेंगे। नमस्ते।